बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सेल की बेसिक वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं। ये ट्यूटोरियल उन लोगों के लिए बनाया जा रहा है जो बेसिक लर्निंग से इंटरमीडिएट लेवल तक एक्सेल को सीखना चाहते हैं। इस वीडियो में मैंने डिफरेंट टाइम स्टैम्प्स भी दे दिए हैं ताकि आप लोग रेलेवेंट टॉपिक पर जाकर अपने टॉपिक्स को देख सकें। एक्सेल को स्टार्ट करने के लिए हमारे पास 3 तरीक़े हैं कि हम कंप्यूटर के अंदर एक्सेल को स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हम ये कि राइट क्लिक करें और राइट क्लिक करने के बाद न्यू के ऊपर जाकर यहाँ से भी एक्सेल का बटन क्लिक करके अपनी एक्सेल की वर्कशीट को स्टार्ट कर सकते हैं। सेकेंडली हम यहाँ पर जैसे ही स्टार्ट के बटन पर क्लिक करें और यहाँ पर जाकर एक्सेल लिखें तो हमारे पास एक्सेल लिखा हुआ आता है, यहाँ से भी एक्सेल को स्टार्ट कर सकते हैं। थर्ड, विंडोज़ का बटन प्रेस करें कीबोर्ड पर और आर का जैसे ही प्रेस करेंगे आप कॉम्बो बॉक्स खुलेगा, इसके अंदर आप एक्सेल लिखिए तो आप यहाँ से भी अपने एक्सेल की वर्कशीट को स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये 3 तरीक़े थे जिस तरह से आप एक्सेल को स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे हम वर्ड के अंदर जानते हैं कि वर्ड के अंदर हमारे पास एक ब्लैंक शीट आती थी, लेकिन एक्सेल के अंदर हमारे पास यहाँ पर रोज़ और कॉलम्स कुछ नज़र आते हैं। इस रोज़ और कॉलम को हम स्प्रेडशीट कहते हैं। तो बेसिकली एक्सेल के अंदर डेटा ऑर्गेनाइज होता है टैब्यूलर फॉर्म में यानी कि टेबल्स की फॉर्म में। ठीक है, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक्सेल का इंटरफेस कुछ इस तरह से है जिस तरह से यहाँ पर एक्सेल के टैब्स को हम देख रहे हैं। ये वही टैब्स हैं जो हमने वर्ड के अंदर भी देखा था, लेकिन यहाँ पर ज़रा सा डिफरेंट फंक्शनैलिटी के साथ भी हमें मिलेंगे। आप अपने पास एक्सेल के वर्जन को किस तरह से चेक कर सकते हैं, आप यहाँ पे फाइल पर जाइए और फाइल पर जाने के बाद अकाउंट पर क्लिक कीजिए और अकाउंट पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो देखें यहाँ पर हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्रोफेशनल प्लस 2019 का वर्जन मेरे पास चल रहा है। आप भी अपने पास वर्जन देख सकते हैं, 2019 भी यूज़ कर सकते हैं, आप 2016 भी यूज़ कर सकते हैं, इनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो स्टूडेंट्स, हम ये बात कर रहे थे कि एक्सेल के अंदर टेब्यूलर फॉर्म के अंदर डेटा सेव किया जाता है। यहाँ पे हम जो एक कर्सर को क्लिक करते हैं ये एक सेल है। सेल क्या है? बेसिकली आप ये देख रहे हैं कि मेरा कर्सर अभी यहाँ टॉप पे एक एक कॉलम को दिखा रहा है। यहाँ से कॉलम्स जो स्टार्ट होते हैं ABCDEF, ये सारे कॉलम नेम्स हैं। ये एक्सेल के अंदर रोज़ और कॉलम्स के अंदर डेटा सेव हो रहा होता है। रोज़ यानी कि ये 1 2 3 4 5 6 7 8 जो हमारे पास लिखा हुआ आ रहा है ये रोज़ हैं। हॉरिजॉन्टल व्यू में हमारे पास रोज़ आती हैं और वर्टिकल व्यू में हमारे पास कॉलम आती हैं। रोज़ और कॉलम के इंटरसेक्शन को हम सेल कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने किसी सेल पे क्लिक किया तो ये रो है और कॉलम B4, इसका एड्रेस यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ आ जाता है B4 के ये B कॉलम और रो नंबर 4 का इंटरसेक्शन बन रहा है और ये B4 इसका एड्रेस है इस सेल का। इसी तरह से हम यहाँ पे देखते हैं तो ये C4 है, यहाँ देखें तो आपका 6 रो है, C6 है इसका कॉलम का, इस सेल का नाम। तो ये सेल्स के नाम होते हैं डिफरेंट अकॉर्डिंग टू द इंटरसेक्शन। फिर स्टूडेंट्स हम यहाँ पर देखते हैं कि ये शीट 1 लिखा हुआ है। अब तक हमारे पास एक्सेल के अंदर सिर्फ एक शीट है, तो हम बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर एक्सेल शीट 1 लिखता है। हम इसको अपनी मर्ज़ी से रीनेम भी कर सकते हैं। यहाँ पे जाके मैंने रीनेम किया, राइट क्लिक किया था इधर, इसको मैंने यहाँ पे रखा और यहाँ पे राइट क्लिक करके रीनेम किया तो उसको अगेन उसने सिलेक्ट कर लिया और सिलेक्ट करने के बाद हम अपनी मर्ज़ी से इसका नाम दे सकते हैं। मसलन मैं मार्कशीट के हिसाब से काम करके आपको दिखाऊँगी, तो मैं मार्कशीट इसका नाम रख रही हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर फ़िलहाल मैंने एक ऐसी डमी डेटा उठाया और पेस्ट किया है और शो करूँगी कि मैं किस तरह से इसकी फॉर्मेटिंग और अलाइनमेंट करूँगी। तो स्टूडेंट्स आप ये देख सकते हैं कि हमने शुरू की 2 रोज़ को छोड़ दिया है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक्सेल का शीट स्टार्ट हो जाता है। मैं यहाँ पर एक स्कूल का नाम लिखना चाहती हूँ और मैं डमी नेम लिख रही हूँ, डमी स्कूल। मैं कोई भी नाम लिख सकती हूँ। मैं फ़िलहाल एक ऐसे ही आपको डेमोन्स्ट्रेशन के लिए डमी स्कूल लिख रही हूँ, डमी स्कूल नेम। और इसी डमी स्कूल नेम को मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये मेरा C2 के ऊपर मैंने C2 कैसे पता चला मुझे, यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ आ रहा है C2 और C2 के ऊपर डमी स्कूल नेम लिखा है और ये C2 का जो स्कूल नेम है ये D2 के कॉलम के ऊपर ओवरलैप हो रहा है।
ठीक है, हम चाहते हैं कि हम इस ओवरलैपिंग को ख़त्म कर दें और ये चारों सेल्स के ऊपर एक साथ होकर आ जाए। तो इस तरह के फीचर को देने के लिए हमें इसको इन चारों सेल्स को मर्ज करना पड़ेगा। और मर्ज करने के लिए हमारे पास यहाँ पर एक ऑप्शन है मर्ज एंड सेंटर। मर्ज करके सेंटर कर दे, मर्ज करके अक्रॉस कर दे, मर्ज सेल्स कर दे खाली। अनमर्ज करना भी इसके अंदर आता है। ये तो पहले से अनमर्ज्ड है, अनमर्ज मतलब मिले हुए नहीं है, जुड़े हुए नहीं है। ये चारों सेल्स एक बना देगा। इन चारों सेल्स को एक बनाने का नाम है मर्जिंग। और मर्ज एंड सेंटर करने से जैसे मैंने क्लिक किया तो इसने पूरे टेक्स्ट को मर्ज कर दिया, इन चारों कॉलम्स को जॉइन कर दिया, एक बना दिया सेल, और जो टेक्स्ट था इसके अंदर उसको सेंटर पे कर दिया। हम चलें इसी टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग को करके देखते हैं कि क्या टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग की जा सकती है। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे फॉन्ट का एक ग्रुप बना हुआ है। वह ग्रुप किस तरह से पता चलेगा? यहाँ पे लिखा हुआ है फॉन्ट। ये फॉन्ट चेंज करने का ग्रुप है। जो भी टेक्स्ट है उसकी फॉर्मेटिंग को चेंज कर सकते हैं। यानी मतलब मैं इस पर डाल दूँ बोल्ड, इसका फ़ॉन्ट चेंज करना चाहती हूँ तो फ़ॉन्ट चेंज करने के लिए क्या करूँगी, मैं यहाँ पे कोई सा भी एक फ़ॉन्ट ले लेती हूँ। कैम्ब्रिया मैंने जैसे लिखा, कैम्ब्रिया हो गया। और यहाँ पे मैं इसका फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ करना चाहती हूँ। तो फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ करने के लिए हम इस ड्रॉप डाउन से भी फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं। कोई सा भी नंबर ले लें हम यहाँ पे, या फिर मैं यहाँ पे भी जाकर फ़ॉन्ट साइज़ को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकती हूँ। या अगर मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है तो ये 2 पॉइंट्स डिक्रीज़ कर रहा है और ये 2 पॉइंट्स इंक्रीज़ कर रहा है। 22 कर दिया, 20 कर दिया, 18 कर दिया, यानी कि ये 2 पॉइंट्स इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर रहा है। मैं कहीं भी और क्लिक करूँगी तो आपको देख सकते हैं कि इसका हमारा किस तरह का लुक आ रहा है। अब यहाँ पर मैं चाहती हूँ कि मेरा ये वाला कॉलम के जो नाम है, सीरियल नंबर, स्टूडेंट नेम भी देखें हमारे पास कटा हुआ आ रहा है, वो अंदर इसके ऊपर नहीं आ रहा। अच्छा, हम चाहते हैं कि ये स्टूडेंट नेम का कॉलम बिल्कुल फिट हो जाए। तो हम इस तरह का फीचर करने के लिए अपने कॉलम के बिल्कुल कॉर्नर पे जाकर जब डबल क्लिक करेंगे तो आप देखें डबल क्लिक करने से स्टूडेंट नेम फिट हो गया इन द कॉलम। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हम देख रहे हैं कि ये हमारा स्टूडेंट नेम है, सीरियल नंबर है, स्टूडेंट नेम है, मार्क्स है। मैं आपको एक इनिशियली ये मिटा के दिखा रही हूँ सीरियल नंबर का ऑप्शन। यहाँ पर फ़र्ज़ करें कि हमारे पास कोई सीरियल नंबर नहीं दिया हुआ और मैं 1 2 3 4 5 हमारे पास सीरियल नंबर है स्टूडेंट्स का, तो मैं यहाँ पे लिखती जाऊँगी 1 2 3। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पे तो अभी हमारे पास बहुत छोटा सा डेटा है। लेकिन फ़र्ज़ करें कि हमारे पास बहुत बड़ा डेटा आ जाता है और 100 ऑफ स्टूडेंट्स का डेटा है, तो क्या मैं 100 को लिखती जाऊँगी 3 4 5 6 करते हुए? इस तरह का लिखने से बेहतर है कि मेरे पास कोई एक इजी ट्रिक हो कि जिससे मैं कंटिन्यूएशन में सीरीज़ में अपने पूरे नंबर्स को लिख सकूं। तो ये करने के लिए क्या करना होगा, बिल्कुल कॉर्नर ऑफ द सेल हम जाएंगे और कॉर्नर ऑफ द सेल पे जैसे ही हम यहाँ पे अपने माउस को लेकर जाते हैं तो आप देखें यहाँ पे इसका बटन माउस का शेप बोल्ड प्लस साइन में हो जाता है। अब हम इस कॉर्नर पे इसको क्लिक करेंगे और ड्रैग करेंगे। जितने सेल्स पे भी हम ड्रैग करना चाहते हैं हम यहाँ ड्रैग करते चले जाएंगे तो ये एग्जैक्टली उसी टेक्स्ट को पेस्ट करता चला जाएगा। लेकिन साथ ही एक्सेल एक फ़ीचर हमें देता है कि अगर वो नंबर होता है हमारे पास इंस्टेड ऑफ टेक्स्ट तो ये हमको एक ऑप्शन देता है कि जो फिल सीरीज़ यहाँ पर बिल्कुल कॉर्नर पे एक ड्रॉप डाउन बटन सा आ जाता है और इसके ऊपर जब क्लिक करते हैं तो इसमें लिखा हुआ आया है सेकंड ऑप्शन फिल सीरीज़। तो ये ख़ुद ब खुद इसके नंबर्स को फिल कर देगा। तो इस तरह से हम हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स के नंबर्स को फिल कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं चेंज भी करना चाहूँ तो नाम चेंज कर देती हूँ किसी बच्चे का। इसी तरह से हम यहाँ पे कॉर्नर पे करें और ये फातिमा नाम की अगर 2-3 बच्चियाँ हैं तो हम खाली ड्रैग एंड पेस्ट कर सकते हैं। अगेन स्टूडेंट्स अब यहाँ पर आइए, हम यहाँ देख रहे हैं कि हमारे पास ये जो कॉलम है ये राइट अलाइंड है, यानी कि इसके नंबर्स बिल्कुल राइट की तरफ चिपके हुए आ रहे हैं। यहाँ पे देखें तो एक कॉलम बिल्कुल लेफ़्ट अलाइंड है, ये वाला राइट अलाइंड है, ये लेफ़्ट अलाइंड है। हमारा कोई भी बिल्कुल एक साथ नहीं आ रहा टेक्स्ट। तो हम इस तरह का हम चाह रहे हैं कि हमारा टेक्स्ट सेंटर अलाइंड आए और सेंट्रली जस्टिफाइड भी आए। तो सेंट्रल अलाइनमेंट का मतलब यहाँ है कि यहाँ पे देखें अलाइनमेंट के ऊपर मैंने सेंट्रल अलाइनमेंट कर दिया और सेंट्रली जस्टिफाइड का मतलब कि बिल्कुल
इन द मिडल ऑफ द सेल हमारा टेक्स्ट आ जाए। इस वक्त क्योंकि सेल हमारी सेल रो छोटी है तो इसलिए हमें डिफरेंस पता नहीं चल रहा। अच्छा स्टूडेंट्स, इससे पहले कि मैं आपको इसकी सेंट्रली जस्टिफिकेशन दिखाऊं, मैं यहाँ पर ये सेल को सिलेक्ट कर रही हूँ, इन सेल्स को सिलेक्ट कर रही हूँ और इन सेल्स को मैं कुछ और फॉर्मेटिंग के हिसाब से देना चाहती हूँ, जैसे अंडरलाइन कराना चाहती हूँ, बोल्ड कराना चाहती हूँ, या इसके भी फॉन्ट्स को हम चेंज करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर फॉन्ट्स को चेंज कर सकते हैं अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग। स्टूडेंट्स, ये आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट्स नेम हमारा सेल में छुप गया है, तो इसको हम अपने सेल पे डबल क्लिक करके फिट करा सकते हैं सेल के अंदर और ये एडजस्ट कर लेता है डबल क्लिक करने से। अब अगर मैं चाह रही हूँ कि अपने ये कॉलम को, इस कॉलम के स्टाइलिंग को और चेंज कर दें, ओरिएंटेशन का एक बॉक्स हमारे पास यहाँ पे आ रहा है, इसको हम देख सकते हैं कि ये एंगल क्लॉकवाइज ओरिएंटेशन करें या एंगल काउंटर क्लॉकवाइज ओरिएंटेशन करें, इस तरह से ऑप्शन को सिलेक्ट करने से हमारा ज़रा सा स्टाइलिंग चेंज हो जाती है टेक्स्ट की और आराम से हम एंगल या वर्टिकल टेक्स्ट भी बना सकते हैं अपने इसी टेक्स्ट को, और हम राइट इस तरह से भी लिखवा सकते हैं। तो हमारी मर्ज़ी है, ये एक नया फॉर्मेट और ये स्टाइल है। अब यहाँ पे मैं इस तरह से हमारे पास आ गया एक स्टाइल। अब मैं चाहती हूँ कि टॉप हेडिंग के बैकग्राउंड को मैं डिफरेंट कलर दे दूँ, तो मैं अपनी मर्ज़ी से इसके कलर्स को सिलेक्ट कर सकती हूँ। यहाँ पर एक ऑप्शन है जिसमें बैकग्राउंड फिल है, उसको आप पसंद से अपने आप कोई सा भी कलर सिलेक्ट कर लें। फिर हम चाहते हैं कि टेक्स्ट के कलर को चेंज करें, तो टेक्स्ट के कलर को चेंज करने के लिए भी टेक्स्ट का चेंज करने का कलर एक ऑप्शन है, अपनी मर्ज़ी से आप कलर सिलेक्ट करें और टेक्स्ट के कलर को चेंज कर सकते हैं। हम टेक्स्ट को बोल्ड भी कर सकते हैं और इटैलिसाइज भी कर सकते। इटैलिसाइज कर दिया हमने। अगर हम चाहते हैं कि रो हाइट बड़ी हो जाए तो हम रो हाइट को बड़ा करने के लिए यहाँ पर जैसे ही अपने माउस को लेकर आते हैं तो आप ये देखें बिल्कुल इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। ये कौन सा पॉइंट है? जहाँ पर हमारा फर्स्ट और सेकंड रो इंटरसेक्ट हो रही है। जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ, सिर्फ मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी तो आप ये देख सकते हैं कि एक छोटा सा टूल बॉक्स है जो हमें हाइट बता रहा है। 22.5 सेंटीमीटर्स है और 30 पिक्सेल्स इसकी हाइट है। तो मैं इसको बड़ा करने के लिए अपने आराम से क्लिक एंड ड्रैग करके इस रो को बड़ा भी कर सकती हूँ, इसकी रो की हाइट को बड़ा भी कर सकती हूँ। मैं चाहती हूँ कि इन सारे रोज़ की हाइट एक हो जाए, तो मैंने ये सारे सेल्स को सिलेक्ट किया। यहाँ पे ही कॉर्नर पे मैं क्लिक करूँगी और यहाँ पे जब मैं कॉर्नर पे क्लिक करती हूँ तो यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आता है रो हाइट का। इसके लिए स्टूडेंट्स हमें राइट क्लिक कॉर्नर पे पहले सिलेक्ट करने होंगे रोज़ को और फिर इनकी रो हाइट को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे फ़र्ज़ करें कि मैं अपनी रो हाइट 25 कर रही हूँ और ये मेरे सारे सेल्स को अब 25 की हाइट तक लेकर आ गया। अब ये हमारी हाइट इसने सारे सेल्स की बराबर कर दी। व्हाट इफ़ कि मैं चाह रही हूँ कि मेरे ये सेल्स सारे बॉर्डर में शो हों। अगर यहाँ पर हमारा एक ऑप्शन है फॉन्ट के अंदर ही, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ के ऑप्शन के अंदर हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। इधर हम अपनी मर्ज़ी से बॉर्डर दे सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे दे दिया ऑल बॉर्डर कर दे, थिक आउटसाइड बॉर्डर्स कर दें खाली। अगर हम थिक आउटसाइड बॉर्डर करते हैं तो सिर्फ आउटसाइड पे लेके रहेगा, लेकिन हम चाह रहे हैं कि इसके आउटसाइड पे नहीं बल्कि ये हमारे पूरे सेल्स के अंदर बॉर्डर कर दे, तो ऑल बॉर्डर कर दिया हमने। और हमें अपना दोबारा से ये वाला जो कॉलम है, इस कॉलम को हम नॉर्मली करना चाह रहे हैं विदाउट एनी एंगल, तो अगेन मैंने इसी ऑप्शन को क्लिक किया और ये आराम से सेट हो गया। अब स्टूडेंट्स देखें ये नीचे की तरफ आ रहा है सीरियल नंबर, स्टूडेंट नेम, मार्क्स वगैरह। तो और मैं चाहती हूँ कि मेरा ये जस्टिफाइड आए और हाइट भी बहुत ज़्यादा बड़ी ना हो, तो आराम से मैं इसको हाइट को क्लिक एंड ड्रैग करके ऊपर कर सकती हूँ। और इसकी सेंटर जस्टिफिकेशन के लिए, मिडिल सेट जस्टिफिकेशन के लिए मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी तो ये बिल्कुल सेंटर पे लेकर आ जाएगा। और अगर ये सेंट्रली अलाइन नहीं है तो आप अलाइनमेंट को भी सेंटर पे कर सकते हैं। इसी तरह से आप सारे सेल्स के अंदर इस जस्टिफिकेशन को ऐड कर सकते हैं और यहाँ पर मिडिल अलाइन करने के बाद आप आराम से अपने पूरे टेक्स्ट को नॉर्मल कर सकते हैं। सपोज स्टूडेंट्स या स्टूडेंट नेम का जो आपका कॉलम है, आप नहीं चाहते कि इतना बड़ा कॉलम बने और आपने इसको छोटा कर दिया, लेकिन आप
टेक्स्ट का फॉन्ट साइज़ वही रखना चाहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अलाइनमेंट के अंदर एक और ऑप्शन है जो रैप टेक्स्ट कर देता है। रैप टेक्स्ट को जब हम क्लिक करते हैं तो ये स्टूडेंट जो भी आगे निकलने वाला टेक्स्ट होता है उसको रैप करके सेल के अंदर फिट कर देता है। फ़र्ज़ करें कि मैं अपने सेल के अंदर एक रो के अंदर कुछ और कलर डिज़ाइन देना चाह रही हूँ, कुछ और बैकग्राउंड कलर देना चाह रही हूँ और मैंने यहाँ पे एक कलर सिलेक्ट किया लाइट येलो और यहाँ पर मैं कोई और सा कलर देना चाह रही हूँ लाइक लाइट ब्लू। अब मैं चाह रही हूँ कि ये कलर स्टाइलिंग ये मेरे सारी रोज़ के अंदर आ जाए। तो इस तरह से करने के लिए बजाय मैं एक एक लाइन को अलग से रो कलर दूँ, तो इसको करने का एक बहुत ही आसान सा तरीक़ा है कि यहाँ पे मैंने ये सेल्स को सिलेक्ट किया और फिर मैं यहाँ पर जाती हूँ फॉर्मेट पेंटर के अंदर। जैसे हम फॉर्मेट पेंटर के अंदर जाते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इसने एक कलर एक आउटसाइड बॉर्डर को सिलेक्ट कर लिया है, बॉर्डर मूविंग बॉर्डर है और हमें इस तरह से नज़र आ रहा है। अब अगेन मैं इसको सिलेक्ट करूँगी और जहाँ तक भी मुझे यही कलर फॉर्मेट चाहिए इस लास्ट रो तक, तो मैं इसको इस तरह से करके क्लिक एंड ड्रैग करूँगी और यहाँ पे हमारा वही कलर फॉर्मेट जो दो रोज़ के अंदर डाला था वही कलर फॉर्मेट हमारी पूरी रोज़ के अंदर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हमने देखा कि अलाइनमेंट किस तरह से करते हैं, फ़ॉन्ट्स कैसे चेंज किए जाते हैं एक्सेल के अंदर और एक्सेल को किस तरह से ओपन किया जाता है, किस तरह से इसके फ़ॉन्ट्स चेंज किए जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह एक्सेल के अगले फीचर्स को देखेंगे जिसके अंदर हम नंबर, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, फॉर्मेट ऑफ टेबल्स, इन सब को नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह कवर करेंगे। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।